आज की कहानी है धोखा। राधिका से 8 साल पहले मेरी शादी हुई थी। मैं मलेशिया में गैर कानूनी तरीके से आया था और एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर की हैसियत से काम कर रहा था। मात्र मैट्रिक पास को इससे ज़्यादा मिलता भी क्या। यहीं पर एक राजनेता से जान पहचान हो गई। उसके बाद उसी के जरिए मैंने अपने गैर कानूनी दर्जे को कानूनी बनवा लिया। थोड़ी मेहनत मशक्कत के बाद मुझे फैक्ट्री में ढंग की नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद मेरा प्रमोशन भी हो गया। धीरे धीरे मैंने कुछ पैसे बचाए और शादी करने के इरादे से भारत आ गया। मुझे एक सुशील और समझदार लड़की चाहिए थी, जो जीवन की चकाचौंध में कम दिलचस्पी रखती हो। राधिका को पाकर ऐसा लगा जैसे कि मुझे खजाना मिल गया हो। उसने मेरे फ्लैट को घर बना दिया। खाली बैठने के बजाय उसने 3 साल के कोर्स में एडमिशन ले लिया। उसी दौरान मेरी बेटी मीठी हो गई। मीठी अभी 1 महीने की ही थी कि राधिका अपना कोर्स पूरा करने के लिए जाने लगी। मीठी की देखभाल मैं कर लेता था, क्योंकि उन दिनों मैं घर पर ही रहता था। मेरी नौकरी छूट गई थी। पूरे 2.5 साल तक मैं बेरोजगार रहा था। इस दौरान समाज कल्याण वालों के यहाँ से हर महीने आने वाले कल्याण भत्ते के चेक से घर खर्च निकल रहा था। इधर राधिका को कोर्स करते ही नौकरी मिल गई। उसने कई बार मुझे भी कोर्स करने के लिए कहा, पर मैं कभी हिम्मत नहीं जुटा सका। स्कूल थोड़े छोड़े भी 25 साल हो गए थे। राधिका को मैंने यही बताया था कि मैं ग्रेजुएट हूँ, लेकिन हकीकत में तो मैं मैट्रिक ही था। इंटर फेल को यहाँ नर्सिंग के कोर्स में एडमिशन कैसे मिल सकता था। मैं नहीं चाहता था कि राधिका को ये बात पता चले, क्योंकि जो थोड़ी बहुत इज्जत उसके मन में मेरे लिए थी, वो भी चली जाती। आज भी पुरानी बातें याद आती है तो हैरानी होती है कि मुझे तो ग्रेजुएट लड़की चाहिए थी। जिस लड़की को भी मैंने देखा उसके शैक्षिक प्रमाण पत्र भी देखे, परंतु किसी ने मेरी डिग्री या नौकरी का प्रमाण पत्र देखने की इच्छा व्यक्त नहीं की। शादी के मामले में हमारे देश में लड़का लड़की में कितना असमानता है। उस समय मैंने भी इस असमानता का फायदा उठाया। हमारी दूसरी बेटी सुधा के होने पर भी राधिका ने ज़्यादा छुट्टियां नहीं ली थी। मैं लगातार नौकरी की तलाश कर रहा था। वास्तव में मुझे तो पूरा अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान नहीं था। राधिका ने तो नर्सिंग कोर्स करने के दौरान ही फ्रांसीसी भाषा की सरकारी परीक्षा भी पास कर ली थी, क्योंकि उसके बिना वो क्यों बैंक प्रांत में के हॉस्पिटल में नौकरी कर ही नहीं सकती थी। कुछ ही दिनों में राधिका ने खुद को मलेशिया के रंग ढंग में पूरी तरह से ढाल लिया। कोर्स पूरा होते ही अब वो मलेशिया के हॉस्पिटल में काम करके अपनी कमाई से 2 बेटियों और बेरोजगार पति को पाल रही थी। आखिर मुझे नौकरी मिल ही गई। हालांकि मैं सुपरवाइजर तो नहीं बन पाया, पर एक साधारण मजदूर की तरह ही काम कर रहा था। मेरे काम पर जाने से अब बेबी सीटर का खर्च बढ़ गया, परंतु कम से कम मेरे आत्मसम्मान को कुछ बल अवश्य मिला। राधिका को अपनी नौकरी और दोनों बच्चियों के बाद मेरे लिए समय कम ही मिलता था। वैसे भी हमने अपने परिवार को आगे बढ़ाने से रोक दिया था। इन दोनों बच्चियों की ही परवरिश ठीक से हो जाए, बस यही जिंदगी का उद्देश्य रह गया था। कुछ समय बाद हमने घर भी खरीद लिया, इसलिए महीने का खर्च भी बढ़ गया। मलेशिया में नर्सों की कमी रहती है, इसलिए नर्सों को अक्सर ओवर टाइम करना पड़ता है। राधिका तो ओवर टाइम करके खुश रहती थी, क्योंकि ओवर टाइम के उसे अतिरिक्त आमदनी मिलने लगी थी। शुरू-शुरू में उसका ओवरटाइम करना मुझे अखरता था, लेकिन अब मुझे अच्छा लगने लगा था, क्योंकि इससे हम जल्दी ही मकान के लोन की रकम उतार सकते थे। राधिका घर पर अस्पताल या अपने काम के बारे में ज़्यादा बात नहीं करती थी। कभी-कभार जब वह डॉक्टर या अपने काम के बारे में बात करती थी, तो मुझे चिढ़-सी होने लगती थी। शायद अंदर ही अंदर मैं हीन भावना से ग्रस्त था, इसलिए घर पर मेरे लिए फ़ोन कम ही आते। जब भी फ़ोन की घंटी बजती, राधिका ही लपक कर उठा लेती और रिसीवर उठाकर दूसरे कमरे में चली जाती। अक्सर फ़ोन ओवरटाइम करने वाली नर्सों के होते, कभी-कभी डॉक्टर के भी होते थे। समय बीतता गया। उन दिनों राधिका के मुँह से मैं अक्सर डॉक्टर विक्रम का नाम सुनता था। ये डॉक्टर विक्रम कौन थे? मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की। राधिका ने ही बताया था कि कुछ साल पहले ही वो यूएस से मलेशिया आए थे और राधिका उन्हीं के साथ काम कर रही थी। शायद थलवारा जाने के लिए उन्होंने ही राधिका को उकसाया था। उनकी सिफारिश पर ही राधिका को नर्सिंग डायरेक्टर की भी नौकरी मिली थी। फिलहाल घर में खुशी का माहौल था, क्योंकि थलवारा में राधिका की सैलरी में काफ़ी इजाफ़ा हुआ था। मैं यही सोच-सोच कर राहत महसूस कर रहा था कि हमारे सुख के दिन करीब आने वाले हैं। ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राधिका की थलवारा में नौकरी मिलने की खुशी मेरे लिए कुछ ही दिनों में गम की दास्तां बन जाएगी और वो मुझसे
तलाक की मांग रखेगी। मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की, बीते वर्षों और दोनों बेटियों का वास्ता भी दिया, पर वो नहीं मानी। उसने स्पष्ट शब्दों में मुझसे सुना दिया, हमारा सारा विवाहित जीवन झूठ की नींव पर खड़ा है। मैं इंटरफेल व्यक्ति के साथ कभी भी शादी नहीं करती। वो तो एक दिन पुराने कागजों को संभालते हुए मुझे आपकी योग्यता का ज्ञान हो गया। बस उसी दिन मैंने अपने पैरों पर खड़े होने का निश्चय किया और नर्सिंग में एडमिशन ले लिया। आपसे तलाक लेकर मैं अपना अधूरा सपना पूरा करूंगी, एक सफल पुरुष की पत्नी बनूंगी। मैं बहुत गिड़गिड़ाया, रोया भी कि राधिका मुझे माफ़ कर दे, लेकिन वो अपनी बात पर अडिग थी। वैसे भी पिछले 2 सालों से हमारे संबंध तो शायद महज एक दिखावा ही था, और 2 बेटियों का पैदा होना महज एक इत्तेफाक। मैंने पूछा, तलाक लेकर तुम क्या करोगी? मेरे लिए ना सही, कम से कम मीठी और सुधा के लिए तो सोचो। वो दोनों कहाँ रहेंगी? मैं इनके बिना नहीं जी सकता। बेटियां मेरे पास रहेंगी। राधिका तिरस्कार से बोली, आप अपने खर्च के लिए ही कमा ले तो बहुत होगा। इन बेटियों की परवरिश के लिए पैसे कमाना आपके बस की बात नहीं। कोई भी कोर्ट आपके बारे में जानकर बेटियों की परवरिश की जिम्मेदारी आपको कभी नहीं देगी। अगर ये दोनों तुम्हारे साथ चली गई तो मैं तो उनसे मिलने कभी भी वहाँ नहीं आ सकूँगा। थलवारा आने जाने में काफ़ी डॉलर खर्च हो जाएँगे। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊँगा? ये समस्या आपकी है, मेरी नहीं। इतना कहकर राधिका दूसरे कमरे में चली गई। अगले दिन जब मैं ऑफिस में था और बच्चे स्कूल में, तब वो अपना पूरा सामान समेट कर चली गई। जाते समय उसने मुझे फ़ोन पर बताया कि वो हमारे तलाक संबंधी कोर्ट केस के सिलसिले में 10 तारीख को 3-4 दिन के लिए मलेशिया आएगी। इस बीच अगर मीठी और सुधा दोनों मेरे पास ही रहे तो बहुत मेहरबानी होगी। अपने रहने के लिए उसने एक कमरा होटल में बुक करा लिया था। मीठी बड़ी थी, मैच्योर थी, लेकिन सुधा छोटी थी, नासमझ। मम्मी के आने की खबर सुनकर वो खुशी से पागल हो गई थी। शायद उस बेचारी बच्ची को इस बात का आभास ही नहीं था कि वो कुछ ही महीनों में अपने डैडी से हजारों किलोमीटर दूर चली जाएगी। इतनी दूर कि अपने डैडी से सालों में शायद ही एक बार मिल पाए। मन भर आता, आँखों से आँसू बह निकलते। उस पल कितना असहाय महसूस कर रहा था मैं। मेरे और मेरी बेटियों के बीच जो कुछ घटने जा रहा था, उस पर मेरा नियंत्रण नहीं था। 10 तारीख को फ़ोन पर राधिका ने होटल से अपने पहुँचने की सूचना दी। मैंने दोनों बेटियों को साफ-सुथरे कपड़े पहनाए, फिर खाने की तैयारी करने लगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला। अच्छा महँगा सूट पहने राधिका ही थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसने बाल कटवा लिए थे। अंदर नहीं आओगी राधिका? मैंने आग्रह किया। दोनों बच्चियाँ उससे लिपट गई। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं इन्हें रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाऊँ। ज़रूर मम्मी। रेस्टोरेंट का नाम सुनते ही दोनों उछलने लगी। बेचारी जानती थी घर पर तो उन्हें चावल दाल ही मिलने वाले हैं। उसने दोनों बेटियों के बाल संवारे और जूते पहनाकर बोली, बाहर विक्रम कार में बैठे-बैठे बोर हो रहे होंगे। मैं चाहती हूँ तलाक के बाद हमारे दिलों में एक दूसरे के प्रति किसी तरह की कड़वाहट ना हो। पति-पत्नी ना सही, फिर भी एक दूसरे के शुभचिंतक हो तो बन ही सकते हैं। मेरी एक नज़र उसके बाएं हाथ की रिंग फिंगर पर गई। वहां पतली सोने की अंगूठी की जगह दप-दप करती हीरे की अंगूठी चमक रही थी। मैंने अनुमान लगाया, जरूर ये अंगूठी उसे विक्रम ने ही पहनाई होगी। राधिका मेरी दोनों बेटियों को उनके सौतेले पिता से मिलवाने जा रही थी। मैं तो उन्हें शाम के खाने में दाल ही खिलाता। अब वो अपने सौतेले पिता के साथ अपना मनपसंद खाना खा रही होगी। मैंने दूर से विक्रम को देखा, लेकिन अभिवादन के लिए हाथ न हिला सका। वो मेरी सबसे प्यारी अमानत लेकर उड़ा जा रहा था और मैं पश्चाताप की आग में बुरी तरह से झुलस रहा था। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब